नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना राष्ट्र सिर्फ भाषणों और बहसों से नहीं बनते। वो बनते हैं युद्ध से, कूटनीति से और कभी-कभी तो बस एक इंसान की जिद से। आज हम जर्मनी के जन्म की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो लोहे और खून की स्याही से लिखी गई थी। रक्त और लौह, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी राजनीतिक सोच को बयां करते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि आदर्शवादी बातें करने का वक्त अब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ सैन्य शक्ति और युद्ध ही जर्मनी को एक कर सकते थे। तो सवाल ये है कि कौन था वो शख्स जिसने इस बेरहम सिद्धांत को हकीकत में बदल दिया। तो बात करते हैं पहले अध्याय की। निर्माता ओटो वॉन बिस्मार्क। यही वो इंसान है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसा राजनेता जिसकी चालाकी और जिसका सख्त रवैया आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। पर वो असल में थे कौन? चलिए उनकी सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब ये जो दस्तावेज है, ये हमें सीधे बिस्मार्क की सोच की एक झलक देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शासन के महत्व को समझता था। यहीं से हमें उनकी रक्त और लौह की नीति की जड़ें मिलती हैं। तो आखिर ये बिस्मार्क था कौन? वो सिर्फ एक राजनेता नहीं था, नहीं, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार था जो राज्य की ताकत को सबसे ऊपर मानता था। उसकी नज़र में सेना ही राष्ट्र की असली ताकत थी, संसद नहीं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी, वो उदारवादियों और रूढ़िवादियों दोनों को ये यकीन दिलाने में माहिर थे कि वो उनके साथ हैं, जबकि असल में वो सिर्फ अपने एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, एक एकीकृत जर्मनी। दूसरा अध्याय, रणनीति यानी एक राष्ट्र का निर्माण। तो ऐसे पेचीदा व्यक्तित्व वाले इंसान ने आखिर जर्मनी को एक करने के लिए बनाया क्या प्लान था? उसकी रणनीति उतनी ही सीधी और क्रूर थी जितनी उसकी सोच। तो रक्त और लौह का असल मतलब क्या था? बिस्मार्क का संदेश बिल्कुल साफ था। राष्ट्र का भविष्य संसद में होने वाली बहसों से तय नहीं होगा, ये तय होगा युद्ध के मैदान में। एकीकरण के लिए खून बहाना होगा और तोपों का इस्तेमाल करना होगा। यही उनकी नीति का कड़वा सच था। तीसरा अध्याय, उत्प्रेरक यानी फ्रांस के साथ एक निर्णायक युद्ध। अपनी इस नीति को हकीकत में बदलने के लिए बिस्मार्क को एक आखिरी दुश्मन की जरूरत थी। एक ऐसा दुश्मन जिसके खिलाफ युद्ध सारे जर्मन राज्यों को एक साथ ले आए, और वो दुश्मन था फ्रांस। स्रोत के हिसाब से दक्षिणी जर्मन राज्य अभी भी आज़ाद थे और उन्हें प्रशिया के झंडे तले एकजुट होने के लिए एक बड़े बाहरी खतरे की जरूरत थी। बिस्मार्क ये बात अच्छी तरह जानते थे कि फ्रांस के साथ एक कामयाब जंग ही वो चिंगारी हो सकती है जो पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद की आग लगा देगी। ये टाइमलाइन बिस्मार्क की पूरी चाल को स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। उन्होंने स्पेन के सिंहासन के विवाद को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। देखिए, जब फ्रांसीसी राजदूत ने प्रशिया के राजा से मुलाकात की, तो बिस्मार्क ने उस मुलाकात का ब्यौरा देने वाले टेलीग्राम को एडिट कर दिया। उन्होंने शब्दों को ऐसे तोड़ा मरोड़ा कि ऐसा लगे जैसे फ्रांसीसी राजदूत का अपमान हुआ हो, और फिर इस अपमानजनक खबर को उन्होंने प्रेस में जारी कर दिया, जिससे फ्रांस भड़क गया और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। नतीजा, सेडान की लड़ाई में फ्रांस की करारी हार और जर्मनी का एकीकरण लगभग तय हो गया। चौथा अध्याय, परिणाम, एक नए राष्ट्र का उदय। इस युद्ध का नतीजा ठीक वही हुआ जो बिस्मार्क ने चाहा था। उनकी रक्त और लौह की नीति आखिरकार कामयाब हो चुकी थी। और देखिए, ये दस्तावेज उस ऐतिहासिक पल की पुष्टि करता है। इसमें लिखा है कि फ्रांस के पतन के साथ ही एक नई महाशक्ति का उदय हुआ। यूरोप के राजनीतिक नक्शे पर अब एक एकीकृत जर्मनी ने अपनी जगह ले ली थी, ठीक वैसा ही जैसा बिस्मार्क ने सोचा था। साल 1871, ये वो साल है जब बिस्मार्क का दशकों पुराना सपना सच हुआ था। जर्मनी अब सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक हकीकत था, एक ताकतवर साम्राज्य। पांचवां अध्याय, विरासत, राष्ट्रवाद की एक लहर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बिस्मार्क की इस जीत का असर सिर्फ जर्मनी तक ही नहीं रहा, इसने तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसके नतीजे बहुत दूरगामी होने वाले थे। जर्मनी का उदय एक दोधारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ तो बिस्मार्क का लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ इस कामयाबी ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया।
कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य के अंदर सर्बिया जैसे नए राष्ट्र अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। मतलब एक राष्ट्र के निर्माण ने कई दूसरे संघर्षों को जन्म दे दिया था। और ये चीज हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जर्मनी का उदय फ्रांस के पतन की कीमत पर हुआ, तो क्या इसे तरक्की कहा जा सकता है? जब राष्ट्र निर्माण की नींव में ही रक्त और लौ हो, तो उसकी विरासत को आखिर कैसे समझा जाना चाहिए? इस पर विचार जरूर करिए।